मित्रों, रवीना प्रकाशन दिल्ली के द्वारा मैं शब्द हूँ साझा काव्य संग्रह का द्वितीय भाग मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके 7 संपादक हैं। और एक नई बात मुझको देखने को मिली कि इन्हीं 7 संपादकों की इसमें कविताएं हैं, जिनके द्वारा ये संयोजित किया गया है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं रवीना प्रकाशन को इस नई प्रस्तुति और नए ढंग से आयोजित करने के लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और उन 7 कवियों का नाम मैं लेता हूँ जो संपादक के रूप में इस पुस्तक में छपे हुए हैं। प्रोफेसर सुशील राकेश, प्रोफेसर इंद्रदेव सिंह भास्कर, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा, डॉक्टर दिनेश धर्मपाल, विश्वास वर्धन गुप्त, उमेश शर्मा और जया मोहन, ये 7 कवि हैं और ये 7 कवि इस पुस्तक के संपादक भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पुस्तक का जो संयोजन किया है वो अद्भुत है। सभी की कविताएं अपने में अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं और सभी परिवेशों, समाज के सभी परिवेशों को लेकर संचालित की गई हैं। मैं समीक्षा के रूप में तो इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपसे बातचीत के दौरान इनकी कविताओं को पढ़ रहा हूँ। व्याख्या भी तो नहीं कर सकता क्योंकि व्याख्याता हिंदी कवि का नहीं हूँ, लेकिन कविता जो मुझे अच्छी लगी उनको मैं आपके सामने रखूँगा। हो सकता है आपको भी पसंद आए। पहले इसमें कवि हैं इंद्रदेव सिंह भास्कर। ये भास्कर जी की कविताओं में बड़ा अच्छा विवेचन है और उन्होंने अपनी कविता के बारे में बड़ा सुंदर सपना देखा और उस पर व्यक्त किया है कि कविता वही है जो सोई संवेदना जगा दे, कविता वही है जो सोच की नई संभावनाओं के द्वार पर दस्तक दे, कविता वही है जिसकी छुअन मन के आंगन में दीपित रहे, कविता वही है जो जेहन में जुगनू की भांति चांदनी से नहाए। और इसी के संदर्भ में आत्मकाव्य में इन्होंने लिखा कि कविता वही है जो हृदय में तीर सी आकार लगे, कविता वही है जो धरती को सुंदर बनाती है और आदमी को तमीज़ सिखलाती है, कविता वही जो सत्य सुंदर और शिव के मापदंड पर खरी उतरती है, कविता आदमी का सबसे सुंदर सपना है, सुंदर जीवन की अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और इनकी जो कविताएं हैं, इसमें पहली कविता है संसार का सिरमौर मेरा देश, और दूसरी कविता है सुविचार, तीसरी उम्मीद, और 5 कविताएं इनकी छोटी छोटी हैं। संघर्ष अगली कविता है, हे नारी, और सत्य, स्वतंत्रता, धर्म, श्रद्धा, अकेलापन, वरदान, मेरे शब्दकोश, शब्द, हे पुंडरीक, सूरज, युवाओं से जाड़े से बेचारे बूढ़े बाबा, चमक, आज के लोग। ये कविताएं इनके काव्य संग्रह में दी हुई है, संग्रहित है। ये तो निश्चित है कि ये सारी कविताएं समाज के व्यक्ति विशेष पर लिखी गई हैं और पूरी संवेदना के साथ इनकी हृदय स्थल के जो मर्म को छूती हुई हैं। देखिए, एक कविता मैंने इसमें चयन किया है, युवाओं से। आने वाला कल आज से बेहतर होगा, आने वाला कल आज से बेहतर होगा, सुख समृद्धि से भरा हर घर होगा। युवाओं को ही लिखना है भारत की तकदीर,
तोड़ कर फेंको तुम आलस्य की जंजीर। युवकों को ही लिखना है भारत की तकदीर, तोड़ कर फेंको तुम आलस्य की जंजीर। समृद्धि और खुशहाली का नया सूरज उगाओ, युवाओं जागो अंधकार को दूर भगाओ। युवाओं जागो अंधकार को दूर भगाओ, गले मिलकर मनोमालिन्य को भुलाओ। हर ठाउस में एकता का दीपक जलाओ, गगन से टपकेगा शांति का अमृत जल। धरती पर छलकेगा सर्वत्र प्रेम जल, सर्वत्र होगा एकता प्रेम भाईचारा। विश्व का सरताज फिर से होगा भारत हमारा, खुशहाल होंगे भारत के सभी किसान। सजग हो पहरेदारी करेंगे भारत के नौजवान। युवाओं का सैलाब जिधर से उमड़ेगा, मरुस्थल में भी फूल खिलखिला उठेगा। आने वाला कल आज से बेहतर होगा, सुख समृद्धि से भरा हर घर होगा। देखिए, इस कविता में उन्होंने संभावनाओं पर बात की है और बहुत उत्कृष्ट दृष्टिकोण की संभावनाएं हैं। इन्हें विश्वास है कि युवकों के द्वारा इस देश का जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छा होगा। एक छोटी कविता है इनकी, चमक। अब देश था पराधीन, लोगों में अद्भुत चमक थी। ईमानदारी की स्वाधीनता मिलते ही वह हो गई बिल्कुल धूमिल सी। जब देश था पराधीन, लोगों में अद्भुत चमक थी। ईमानदारी की स्वाधीनता मिलते ही वह हो गई बिल्कुल धूमिल। कवि हर परिवेश को लेकर के जीने की कोशिश करता है और अपने सारे अभिव्यक्ति को एक उच्च स्तर पर लाकर देता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शब्द ब्रह्म है और उस ब्रह्म की व्याख्या करना बहुत कठिन है, लेकिन कवि ही ऐसा प्राणी है जो शब्द की व्याख्या ब्रह्म के रूप में करता है। इसीलिए कहा गया कि कवि स्वयंभू है और वो ब्रह्म है। तो इनकी सारी कविताएं मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगीं और सारी संभावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। दूसरे कवि इसमें हैं डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी, जो धौलपुर के हैं और बहुत सच्चे अध्येता हैं। इन्होंने अध्ययन करके अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उसमें मैं समझता हूँ कि एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, मैं शब्द हूँ। और हमारे ख्याल से आयोजकों ने इसको मैं शब्द हूँ को ही लेकर इन्हें पूरे काव्य संग्रह का नामकरण किया है। और ये कविता भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी कविता है। डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। देखिए, इस कविता को सुनिए। शब्द हूँ मैं सृष्टि का सर्वोत्तम काव्य सूत्र, शब्द हूँ मैं सृष्टि का सर्वोत्तम काव्य सूत्र, सर्वोत्कृष्ट रचना प्रकृति की ईश्वर की। शब्द हूँ मैं अजर अमर अविनाशी, शिव सा शाश्वत सत्य और सुंदर मैं, सबको एक साथ ही सम्मोहन में बांधने वाला, मानव को जगत के मोह पाश में बांध लेने की क्षमता, उसके कर्म के रथ में संलग्न करने की सामर्थ्य है, मुझ एक शब्द में है। बहुत अच्छा लिखा डॉक्टर साहब ने। और आगे देखिए, मैं हथियार हूँ नया, 21वीं सदी का शस्त्र, अन्याय का प्रतिकार करने जन्मा हूँ मैं। शब्द हूँ मैं निराकार ब्रह्म सा, अपने में सारी सामर्थ्य समेटे, सृष्टि के सृजन का शाश्वत एक सत्य। शब्दों में मेरी ऊर्जा सदा अमिट और अविनाशी है। शब्द और मुख मेरे संवाहक, उन्हीं के जरिए पूर्ति करता मैं अपने लक्ष्य की। अपने उद्देश्य पथ पर सदैव आगे बढ़ता, लक्ष्य की ओर सतत चलता जाता, नए उमंग उत्साह उल्लास लिए। शब्द हूँ मैं शाश्वत और सुंदर, शब्द हूँ मैं शाश्वत और सुंदर। मुझे संभालने गहन भाव से कोई, उदारता से पालन पोषण परवरिश करे मेरी, तो मैं उसे दे सकता हूँ सृष्टि का शाश्वत सुख, अनुपम अतुलनीय अनुभूतियाँ। मैं शब्द हूँ कभी न थकने हारने वाला, मैं शब्द हूँ। युग बदले मानव के लिए जन्म कई पृथ्वी पर, किंतु मेरी ऊर्जा अमिट और अविनाशी है, सदैव रहती विद्यमान जगत में। बहुत अच्छी बात, एक शाश्वत सत्य की बात डॉक्टर साहब ने इस कविता में की है। और मैं समझता हूँ कि शब्द की व्याख्या भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और एक ये तो मान लीजिए कि शब्द एक ऐसा
आकार है मनुष्य की अंतर्भावना का, जो प्रकट होता है। क्योंकि प्रकट के पीछे अप्रकट जब तक वो रहता है तब तक वो अंतर्निहित है। लेकिन अब अंतर्निहित की भावना जागृत होती है और सचेतन होती है तो वो शब्द का रूप धारण कर लेती है। शब्द से मतलब है आकार रूप को धारण करती है। और इसीलिए वो कहती है कि मेरा नाम शब्द है, मैं शब्द हूँ। बहुत अच्छी कविता है। डॉक्टर साहब को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मुझे उनकी कविता बहुत अच्छी लगी। और उनकी और अन्य कविताओं में देखिए शब्दों का सामर्थ्य, शब्दों का मौन, शब्द जाल, अदृश्य युद्ध, प्रभु से प्रार्थना, मन की साधना, भारत माता, हर दिन उत्सव, जीवन समर, शब्द शक्ति, दीपोत्सव, माँ की महानता, दीपक की कथा, व्यस्त रहो और मस्त रहो, समय एक सा कभी न रहता, कवि धर्म, जीवन एक तपस्या, जीवन एक पहेली, कर्मेव जयते, स्वस्थ रहो और कर्मों में सुधार। इनकी इस तरह से कई कविताएं इस संग्रह में ली गई हैं। मैं सभी कविताओं को मैंने अध्ययन किया और मेरे अंदर एक शाश्वत सत्य की जागृति हुई। और सत्य को व्यक्त करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि शब्द ही शब्द को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि शब्द के सत्य को व्यक्त करना बहुत कठिन काम है। अगले कवि देखिए दिनेश धर्मपाल जी हैं, जो मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं। इनकी भी रचनाएं बहुत उत्कृष्ट हैं। और इन्होंने देखिए मिलन, राही, विद्रोहिणी, प्रिय, प्रतीक्षा, मधुमास कहाँ है, कवि, प्रतीक, कवि बेचारा, पूर्ण अपूर्ण, उपवन मधुवन, बरसात, पुष्प अर्चना के बाद दिल की, बहार कविताओं के द्वारा इस संग्रह में वो उपस्थित हैं। इन कविताओं में जो प्रकृति और मधुमास का एक सम्मोहन है उस पर इनकी दृष्टि गई है। और सभी कविताएं एक अपने दृष्टि को साफ करती हुई समाज के दर्पण को स्पष्ट करती हैं। और दर्पण भी एक ऐसा है जो शब्द है, और शब्द के माध्यम से जिन कवियों ने अपनी अपनी कविताएं इसमें दी हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक चित्र कैसा खींचा जा सकता है। देखिए एक कविता मैं इनकी पढ़ रहा हूँ। कवि, चली नारी करके श्रृंगार, चली नारी करके श्रृंगार, भर अखियन में मिथ्या प्यार। बहुत अच्छा लिखा है। चली नारी करके श्रृंगार, भर अखियन में मिथ्या प्यार, यहाँ की प्रीति से दूर, यहाँ की रीति से दूर, उस मंजिल के पार हो जाता जहाँ सपना चूर। चली नारी होके तैयार, चली नारी करके श्रृंगार। खड़ा रसिक भंवरा जहाँ, पाप पुण्य का निर्णय वहाँ, नग्न कर देने नारी रूप को हुआ उतारू, बसता हृदय में उसके हृदय का प्यार कहाँ, करता वह नारी पर कड़ा प्रहार, खाली चली नारी करके श्रृंगार। एक नारी की स्थिति का वर्णन किया है। प्रकृति ने नारी को बहुत सुंदर बनाया है, और जब सुंदर बनाया है तो उसमें सौंदर्य का होना भी अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि कवि ने बड़ी दुविधा में ये बात लिखी होगी, क्योंकि सौंदर्य का वर्णन नहीं है। सौंदर्य करके जब वो नारी समाज में चलती है, या कहें कि पृथ्वी पर अपने पग धरती है और धर करके आगे बढ़ती है, तो कैसे कैसे लोग उसको निगाह से, अपनी गंदी निगाह से या एक कुचिष्ट निगाह से देखते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि नारी सौंदर्य से की देवी ही बनी रहती है। यही इसकी अच्छाई है। देखिए आगे, पाप पुण्य का निर्णय वहाँ, नग्न कर देने नारी रूप को हुआ उतारू, बसता हृदय में उसके हृदय का प्यार कहाँ, करता वह नारी पर कड़ा प्रहार, चली नारी करके श्रृंगार। आगे देखिए, रूप नारी का कलंकित हो गया, अबला से वह बन गई वेश्या,
फिर बिकने लगी और चीज़ों की तरह बाजार में बिकती साग सब्जी की तरह। फिर करता रहा समाज नारी पर व्यभिचार, चली नारी करके श्रृंगार। बहुत विभत्स वर्णन डॉक्टर ने किया है कि नारी जो है जब श्रृंगार करके चलती है तो बाजारू हो जाती है। और बाजारू बनाने के कौन लोग हैं? वही लोग जिनकी निगाहें कुचिष्ट होती हैं। सब लोग नहीं करते वैसा, क्योंकि ये वही लोग करते हैं जिनकी विचारधाराएं संयमित नहीं हैं और जिनकी विचारधारा एक कहा जाए कि गंदे रूप में आती है। तो वो फिर भी इतना करने के बाद भी कहते हैं, कवि कहता है कि चली नारी करके श्रृंगार। फिर एक दिन उजड़ी नियति में उसके पुनः फूटा रवि, हाथ थामने बड़ा एक मानव युग्म निर्माता कवि। उसके हर दुर्गुण को सुगुण बनाते, उसको नवेली दुल्हन सा श्रृंगार करा के तोड़ डाला समाज का अहंकार, चली रानी करके श्रृंगार। इसको देखिए फिर से सुनिए। इन्होंने अंतिम में इस कविता में बड़ा उत्थान की बात की है। नारी का उत्थान करने वाला कौन है? तो एक तरह से वो कवि को लिया है उन्होंने, कि कवि नारी के सारे वैभव की और सारी अस्मिता की, सारी नियत की जो व्याख्या करता है वो कवि ही करता है। देखिए, फिर एक दिन उजड़ी नियति में उसके पुनः फूटा रवि, सूर्य का उदय हुआ। हाथ थामने बड़ा एक मानव युग निर्माता कवि। उसके हर दुर्गुण को सगुण बना के उसको नवेली दुल्हन सा श्रृंगार कराते तोड़ डाला समाज का अहंकार, चली रानी करके श्रृंगार, चली नारी करके श्रृंगार। देखिए, अहंकार को तोड़ना कवि का प्रमुख धर्म है। मैं तो समझता हूँ कि अगर कवि नहीं होता तो शायद अहंकार और भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, इन सब की व्याख्या नहीं हो पाती, ये सब तोड़ नहीं पाते। इसीलिए कवि को भी श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि वो समाज के सारे अहंकार को चकनाचूर कर देता है और फिर नारी को वही सौंदर्य प्रदान कर देता है। मैं दिनेश धर्मपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे कविता बहुत पसंद आई और उनकी बरसात, मधुवन, ये सब कविताएं बहुत दिलों को छूने वाली कविताएं हैं, जिसकी व्याख्या करने में मुझे बहुत समय लगेगा। अब मैं अगला कवि ले रहा हूँ श्री उमेश शर्मा जी को। उमेश शर्मा जी इलाहाबाद के शायद निवासी हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग में किया और हिंदी से भी किया। हिंदी में अच्छा काम किया है और इनकी कविताएं आत्मा और देह, आज़ाद उद्यान, होलिका, चीन का घमंड, महंगाई, गांव की मिट्टी, धन की महत्ता, समय एक सत्य, भाग्य कर्मफल, ऋतुराज, प्रयाग का वसंत, हिंदू, परिवर्तन, नेताजी एक व्यंग, ठंड, चंद्रशेखर आज़ाद, कल्पवास, मकर राशि, विवेकानंद, छठ सूर्य पर्व, धूप और फूल, जीवन अनिश्चित, आज़ाद पार्क प्रयाग, न्याय में देरी, भारत महान, आदमी, प्रकृति सक्षम, प्रकृति माता, आश पुत्र की और सफल जीवन, ये सारी कविताएं इनके काव्य संग्रह में दी है। और इन्होंने इलाहाबाद के वातावरण को बड़ा अच्छे ढंग से व्यक्त किया है और कई चीज़ें, इलाहाबाद की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इन्होंने अपनी कविता में स्पष्ट किया है। लेकिन सब होते हुए भी मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनके एक व्यंग से और उस व्यंग को मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि और सारी कविताएं तो उनकी अच्छी हैं, श्रेष्ठ भी हैं और बहुत परिवर्तनशील समाज की व्याख्या करती हैं। लेकिन देखिए, नेताजी का व्यंग है, नेताजी का एक व्यंग। नेताजी फिर कल आए थे, पुराने स्वप्न दिखाए थे। आजकल देख ही रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो सब जो है अपना अपना बाजा बजा रहे हैं। नेताजी फिर कल आए थे, पुराने स्वप्न दिखाए थे, जनता की आस चुराए थे, सभी को कितना भाए थे, 5 साल तक खूब खाए थे। बहुत अच्छा व्यंग है। सभी को कितना भाए, 5 साल तक खूब खाए थे, टर्म पूरा हुआ सुख से बिताए थे। अगला देखिए, बोले जो चाहोगे वही करेंगे,
अब जनता से और क्या नेता कह सकता है। बोले जो चाहोगे वही करेंगे, तुम्हारा सारा कर्ज हम भरेंगे, अपना फर्ज हमेशा पूरा करेंगे, रिश्वतखोरी से हम सदा डरेंगे, सबका दुख हम दूर करेंगे, देश व आपकी गरीबी जाएगी जब फिर हमें सत्ता मिल जाएगी। देखिए भाई यही करते रहते हैं आजकल, भाषणों में यही सब चल रहा है तमाशा। और अंतिम देखिए, राम राज्य हम पूरी तरह लाएंगे, विश्वास करिए, राम राज्य हम पूरी तरह लाएंगे, सड़क पुल नहर सब बनवाएंगे, सड़क पुल नहर सब बनवाएंगे, हम आपके साथ मिलकर खाएंगे, हम आपके साथ मिलकर खाएंगे, हमें इस बार जरूर जिताएं, जो कमी रही इस बार पाएं, जो कमी रही इस बार पाएं। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ कवि ने जो नेता के भाव को और नेता के उसको लिया है, बहुत अच्छा है व्यंग्य। इसलिए इनकी सारी कविताओं में, सारी कविताएं श्रेष्ठ होते हुए मैं इस व्यंग्य को बहुत पसंद किया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये व्यंग्य बहुत अच्छा है और आपको व्यंग्य इसको सुनाना चाहिए। देखिए इस कविता में जरूरी नहीं है कि मैं इसकी समीक्षात्मक व्याख्या करूं, मैं बातचीत के उसमें मैं आपसे ये केवल बात कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जो कविताएं हैं इनमें सब आप पढ़ भी नहीं सकते और आपके पास वो किताब भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन वानगी के रूप में इस किताब में जो मैं शब्द हूँ में दिया गया है उसको मैं आपके सामने दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगी मैं शब्द हूँ में क्या है। अगले कवि हैं जया मोहन। जया मोहन जी ये इलाहाबाद की ये भी हैं, और इलाहाबाद तो कवि और साहित्यकारों का जन्मदात्री नगरी है, और प्रयागराज तो महत्वपूर्ण है ही है। और कभी संदर्भ में ये पूरे विश्व में साहित्य का मक्का कहा जाता था, एक दौर ऐसा था। और उस दौर से बहुत से कवि निकल करके सामने गए। पंडित सुमित्रानंद पंत थे, महादेवी वर्मा थी, कहानीकारों में इलाचंद जोशी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, और डॉक्टर जगदीश गुप्त थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, नरेश मेहता थे, बीडीएन शाही साहब थे। ऐसे बहुत से अनगिनत दौर कवियों का चला, और आपको सबसे आश्चर्य रहा कि वहीं से नई कविता का आंदोलन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने चलाया, जो आज वो सर्वमान्य है। जगदीश गुप्त महामानव है नई कविता के। तो आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद क्या संदर्भ होगा। अब उसकी व्याख्या करना तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं का हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जन्म स्थान की व्याख्या कहाँ कर पाऊँगा, इतना मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है और न मेरे अंदर शब्द की शक्ति है। जया मोहन जी की कविताएं में फूल, रोक, सस्य श्यामला, वर्षा ऋतु आएगी, एक जगह हो, मेरा साथ लिखती हूँ, और भाई हीरे मोती तुझको दिल में दिल में, ये सब अंतिम कविताएं हैं। इसमें एक कविता मुझे अच्छी लगी और मैंने उसको आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं हैं, और इन्होंने जो प्रकृति से जुड़ा अपना संदर्भ प्रस्तुत किया है, उनके शब्द बहुत खूबसूरत से खिल करके आए हैं सामने। देखिए रोक में, देखिए इनकी कविता है रोक, जो छोटी कविता है, मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रकृति के दोहन से सूनी हो गई धरा की कोख। प्रकृति के दोहन से एक संदेश भी दिया इन्होंने कि प्रकृति का दोहन नहीं करना, इतना करिए जितना आपके लिए उपयोगी हो, वरना आने वाले समय में यही दोहन हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा। प्रकृति के दोहन से सूनी हो गई धरा की कोख, स्वार्थ में मानव हो गया बेखौफ, आदि वृष्टि अनावृष्टि का बढ़ रहा प्रकोप, कहीं सुनामी कहीं भूकंप से मरता मानो बेमौत। अभी समय है समझ जाओ, चेतावनी देता कवि, अभी समय है समझ जाओ, अधाधुंध दोहन मत करो इसका, तरस जाओगे जीने के लिए, समझ जाओ, लगाओ इस पर रोक, लगाओ इस पर रोक। ये एक तरह से वर्णन भी है, चेतावनी भी है और समझाया भी है। सब तरह से कवि एक ऐसा
है जो अपनी शब्द की व्याख्या से सब कुछ करने की चेष्टा करता है। मैं तो समझता हूँ कि कवि ना होता तो शायद दिशा भी नहीं होती, और इस दिशा के लिए हम सब भटकते होते। अब देखिए अगले इसमें कवि हैं विश्वासवर्धन गुप्त। विश्वासवर्धन गुप्त जी ये ग्वालियर से हैं और बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं गीत के रूप में भी हैं इसमें, और कई गीत हैं इसमें, लगभग 6, 7, 9, 10 गीत हैं इनके। 10 गीत हैं, बहुत गीत के सुमधुर श्रेष्ठ कवि हैं। और इनकी गज़लें भी बहुत, इन्होंने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं और कई गज़लें हैं इसमें। तो मैं उनमें से मुझे एक गज़ल बहुत पसंद आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। और गज़लें इनकी काफ़ी सभी अच्छी हैं। मुझे दुष्यंत कुमार जी की याद आई इस समय कि वो उनकी जैसी गज़लें थीं, तो इन्होंने भी अपने नए ढंग से नए प्रयोग किया है। और मैं दुष्यंत जी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने नए ढंग से प्रयोग किया है उसकी तारीफ़ करता हूँ। और आशा है कि आपको भी ये गज़ल जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको समझ में आएगी। खुदा तू भूल से मुझको कभी मगरूर मत करना। बहुत अच्छी लाइन है, देखिए। खुदा तू भूल के मुझको कभी मगरूर मत करना, मेरी नज़रें न आतिश हों भले तू हूर मत करना। दूसरा देखिए, रहा मानिंद जुगनू की सदा तेरे अंधेरों में, न चाहे राज ना करना नज़र से दूर मत करना। रहा मानिंद जुगनू की सदा तेरे अंधेरों में, न चाहे राज ना करना नज़र से दूर मत करना। दिली खुशियाँ लुटाई हैं जमाने में बहुत तूने, दिली खुशियाँ लुटाई हैं जमाने में बहुत तूने, खुशी तू दे न दे मुझको मगर नासूर मत करना। खुशी दे न दे मुझको मगर नासूर मत करना। आगे देखिए, न मुझको खूब रूबरू तू कर, न मुझको खूब रूबरू तू न कर, न मुझको तू जहनियत दे, लियाकत तू मुझे देना मुझे तू बूर मत करना। लियाकत तू मुझे देना मुझे तू बूर मत करना, मुझे तू दूर न करना। हमारे ख्याल से होना चाहिए, कोई गलत छप गया। लियाकत तू मुझे देना मुझे तू दूर मत करना। नहीं मशहूर मुझको कर खिजाना दे न दू बेहद, नहीं मशहूर मुझको कर खिजाना दे न तू बेहद। ज़रूरत हो सभी पूरी मुझे मजबूर मत करना, ज़रूरत हो सभी पूरी मुझे मजबूर मत करना। जिबह भी ना करूं कोई न मुफलिस को सताऊं मैं, जिबह भी ना करूं कोई न मुफलिस को सताऊं मैं, न कायर ही कहाऊं मैं तुझे तू क्रूर मत करना। मैं न कायर ही कहाऊं मैं मुझे तू क्रूर मत करना। सुना वर्धन तेरी रहमत यहाँ सब पे बरसती है। बहुत अच्छी लाइन है ये। सुना वर्धन तेरी रहमत यहीं सब पर बरसती है, मुझे गुर्बत के दौरे में कभी बेनूर मत करना, बेनूर मत करना। देखिए कितनी अच्छी गज़ल है। और इस गज़ल के माध्यम से मैं उस परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि है मालिक मुझको भी इसी तरह कर जो इन्होंने सबको संदेश दिया है। और आशा है आपको ये सारी कविताएं बहुत अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। जो कविताएं मैंने सुनाई, मुझे जो समझ में आई मेरे अपने समझ से, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। मैं रवीना प्रकाशन को बधाई देता हूं जो उन्होंने इस अंतिम महीने साल के अंतिम वर्ष में उन्होंने इतने अच्छा संग्रह प्रकाशित किया।